ज्ञानपुर नाम का एक गांव था जहां संकट दास नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। संकट दास की उम्र काफी हो गई थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही नदी किनारे जंगल से लकड़ियां काटने जाता था। लकड़ियां बेचकर संकट दास को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से इंतजाम हो पाता। नदी पर बहुत से मछुआरे भी मछलियां पकड़ने आते थे। एक दिन संकट दास देखा कि मछुआरों ने अपने जाल में एक जलपरी को पकड़ लिया है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ, बस अंतर सिर्फ इतना है कि पैरों की जगह मेरी पूंछ है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बाजार में बेचने पर हमें बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। मछुआरे जलपरी के सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और जलपरी को जाल में ही छोड़कर खाना खाने चले जाते हैं। संकट दास ये सब देख रहा था। संकट दास को जलपरी पर दया आ जाती है। वो चुपके से जलपरी के पास जाता है और जलपरी के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। होश में आते ही जलपरी चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। डरो नहीं, मैं मछुआरा नहीं हूँ, मेरा नाम संकट दास है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। संकट दास ने कुल्हाड़ी से जाल काटा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। इतना कहने के बाद संकट दास अपने घर लौट आया। घर लौटने पर संकट दास ने देखा कि उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए है और उसने खाना भी नहीं बनाया है। क्या हुआ गीता, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? रोजाना तो तुम मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी, आज तो तुमने चूल्हा भी नहीं जलाया है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और आज सरपंच ने गांव में ढोल पिटवाकर घोषणा करवाई है कि आज के बाद कोई भी जंगल से लकड़ियां नहीं काटेगा। क्या सरकार ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है? हाँ, इसीलिए रो रही हूँ मैं। हमारे पास तो लकड़ियां काटकर बेचने के अलावा और आय का कोई साधन भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई बेटा भी नहीं जो शहर जाकर कमाई करके ला सके। चिंता मत करो, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। आज लकड़ियां बेचकर 100 रुपए मिले हैं। चलो ढाबे पर चलकर खाना खा लेते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, बाजार जाकर अनाज लाने का मेरा मन नहीं है और फिर मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। संकट दास और गीता ढाबे पर खाना खाने पहुँचे। गांव में एक ही ढाबा था जो शेरा और हाथी नाम के 2 भाई चलाया करते थे। शेरा भाई, जरा हमारे लिए 2 सादा थाली लगवा दीजिए। ठीक है, लगाता हूँ, आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। आधा घंटा बीत गया लेकिन थाली नहीं आई। शेरा भाई, अभी तक हमारी थाली नहीं आई। तुम बार बार मेरा सिर क्यों खा रहे हो? देख नहीं रहे इतनी भीड़ है? लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि आधे घंटे बाद थाली मिल जाएगी। अब हम कभी इस ढाबे पर खाना खाने नहीं आएंगे। गीता ने घर पहुंचकर संकट दास से कहा, हमारे गांव में एक ही ढाबा है, उस पर कितनी भीड़ रहती है और खाना भी अच्छा नहीं मिलता। क्यों ना हम लोग अपना एक ढाबा खोलें? अगर हमारा ढाबा चल निकला तो हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। ये विचार मेरे भी मन में आया था। मैं अपने सोने के कंगन गिरवी रख दूंगी, तब तो किराए का इंतजाम आसानी से हो जाएगा ना। संकट दास और गीता ने शेरा और हाथी भाइयों के ढाबे के पास ही एक दुकान किराए पर ले ली और अपना ढाबा शुरू कर दिया। संकट दास भैया, थाली कितने की है? मात्र 50 रुपए की। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देता हूँ। संकट दास और गीता के प्रेम भरे व्यवहार और स्वादिष्ट खाने के कारण उनके ढाबे पर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। उधर शेरा और हाथी का ढाबा खाली होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में शेरा और हाथी भाइयों का काम धाम ठप हो गया। शेरा भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मात्र 2 महीनों में हमारी कमाई आधी से भी कम हो गई है। हमें इस संकट दास को ठिकाने लगाना होगा। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। मेरे पास एक योजना है।
शेरा संकट दास को बचपन से जानता था। वो जानता था कि संकट दास को तैरना नहीं आता। एक रात शेरा और हाथी संकट दास के पास पहुंच गए। उन्होंने संकट दास का मुंह एक कपड़े से बांध दिया। फिर वे संकट दास को नाव पर बिठाकर नदी के बीचों बीच फेंक दिया। कुछ ही देर में संकट दास नदी में डूब गया। कुछ देर बाद संकट दास की आंख खुली तो उन्होंने खुद को पानी के अंदर पाया। वही जल परी जिसकी संकट दास ने एक बार जान बचाई थी, वो संकट दास के सामने खड़ी थी। मैं जिंदा कैसे बच गया? कुछ बदमाशों ने मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मुझे नदी में फेंक दिया था। मैंने तुम्हें बचाया है। लेकिन मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें एक जादुई गोली खिलाई है। जलपरी संकट दास को एक घड़ा देती है। जब भी तुम इस घड़े में हाथ डालोगे, इससे एक गोली बाहर निकलेगी। उस गोली को खाने के बाद कोई भी पानी के अंदर सांस ले सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस गोली का असर केवल 12 घंटे तक ही रहता है। मैं ये घड़ा तुम्हें उपहार स्वरूप दे रही हूँ। तुम इसे ले जा सकते हो। संकट दास घड़ा लेकर अपने घर आ गया। उसने घड़े को संभाल कर रख दिया और अपने ढाबे पर काम करने चला गया। शेरा और हाथी उसे देखकर चौंक गए। भैया, ये संकट दास जिंदा बचकर वापस कैसे आ गया? लगता है इसने तैरना सीख लिया होगा। भैया, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर, इस बार मैं संकट दास को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। शेरा गांव के सरपंच के पास गया और उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मुझ पर एक एहसान करिए। क्या बात है शेरा, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सरपंच जी, गांव के हर एक आदमी से कह दीजिए कि कोई भी संकट दास को अपनी दुकान या जमीन किराए पर ना दे। संकट दास की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। संकट दास जिस दुकान में ढाबा चला रहा था, उस दुकान के मालिक ने संकट दास से दुकान खाली करवा दी। इन्हें अचानक क्या हो गया? हम तो अच्छा खासा किराया भी दे रहे थे, फिर भी इन्होंने हमसे दुकान क्यों खाली करवा दी? कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी जगह किराए पर ले लूंगा। संकट दास निराश होकर नदी के किनारे गया। तब वही जलपरी जिसने संकट दास को घड़ा दिया था, नदी से बाहर आई। क्या हुआ संकट दास? आज तुम इतने उदास क्यों हो? गांव में कोई अपनी जमीन मुझे किराए पर देने को तैयार नहीं है और मैं अपने घर पर भी ढाबा नहीं खोल सकता क्योंकि मेरा घर मुख्य सड़क पर नहीं है। वहाँ खाना खाने कोई नहीं आएगा। संकट दास ने सारी बात जलपरी को कह सुनाई। तुम नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल लो। उस जमीन पर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन पानी में आग कैसे जल पाएगी और लोग वहाँ सांस कैसे ले पाएंगे? चिंता मत करो, पाताल लोक में आग जल सकती है। हम भी तो वही खाना बनाते हैं। और रही बात पानी में सांस लेने की, तो याद करो मैंने तुम्हें एक घड़ा दिया था जिसमें जादुई गोलियां थी। हाँ, उस घड़े के बारे में तो मैं भूल ही गया। संकट दास ने नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल दिया और गांव में जगह जगह बैनर लगवा दिए। गांव के लोग पाताल लोक का ढाबा देखने के लिए बहुत उत्सुक हुए। वो सभी नदी के किनारे पहुंच गए। संकट दास ने सभी को मटके से निकालकर एक एक गोली दे दी और कहा, भाइयों और बहनों, इस गोली का असर 12 घंटे तक ही रहता है, इसीलिए 12 घंटे बाद पानी से बाहर जरूर आ जाना। लोगों ने नदी के नीचे जाकर पाताल लोक में संकट दास के ढाबे पर खाना खाया और पाताल लोक में सैर भी की। संकट दास ने नदी किनारे एक नौकर को खड़ा कर दिया और उससे कहा, जो भी खाना खाने आए उसे मटके से निकालकर एक गोली दे देना। ऐसा कहकर संकट दास ढाबे पर काम करने चला गया। उधर शेरा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। पाताल लोक का ढाबा, ये भी संकट दास ने खूब अच्छी चाल चली। अपने गांव वाले तो वहां जा ही रहे हैं, ऊपर से पड़ोसी गांव के लोग भी पाताल लोक में खाना खाने और सैर करने के लिए आ रहे हैं। हमारे ढाबे पर तो सन्नाटा छा गया है।
भैया मैं भी संकट दास के ढाबे पर गया था। पाताल लोक की दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिलती हैं वहाँ पर। चुप कर, अगर संकट दास का ढाबा इस गांव में रहा ना तो हमें इस गांव से बाहर जाकर कहीं और ढाबा लगाना पड़ेगा। शेरा फिर से गांव के सरपंच के पास पहुंच गया और बोला, सरपंच जी, आप संकट दास के ढाबे को नदी के अंदर से हटवाइए, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। माफ करो शेरा, मैं संकट दास को और परेशान नहीं कर सकता। संकट दास के ढाबे की वजह से दूर दूर से लोग हमारे गांव में आ रहे हैं, इससे हमारे गांव का नाम हो रहा है और पर्यटकों की वजह से गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। शेरा अपने घर आकर हाथी से बोला, सरपंच जी भी हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे भैया? शेरा और हाथी गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपना ढाबा चलाने लगे। अब संकट दास और गीता का पाताल लोक का ढाबा चलता रहा। हमारे देश में जिस तरह से 4 धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह से श्रीखंड गांव अपने यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों और श्रीखंड देवता के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग श्रीखंड देवता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी तरह एक दिन रॉबर्ट डिसूजा यहाँ घूमने के लिए आता है। अरे वाह, मैंने तो उस गांव के बारे में जितना सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए लोग यहाँ आने के लिए बेताब रहते हैं। मन तो कर रहा है गांव में अपना एक घर बनाऊं। रॉबर्ट गांव के चारों तरफ पहाड़ियों को देखने के लिए निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वाह, इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ तो मैंने सपनों में भी नहीं देखी है। आज तो बहुत घूम लिया, मजा भी बहुत आया, पर अब बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर जल्दी से खाना नहीं मिला तो चक्कर ही आ जाएंगे। हे भगवान, कहीं आसपास अच्छा खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। रॉबर्ट खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रॉबर्ट को एक ढाबा दिखाई देता है। लगता है पहाड़ी रेस्टोरेंट है, जाकर देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाएगा। रॉबर्ट ढाबे के अंदर जाता है। क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आप एक बार हमें सेवा करने का अवसर तो दीजिए। ठीक है, 2 आलू पराठे लेकर आओ। रॉबर्ट टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर में शिव प्रसाद रॉबर्ट के लिए आलू का पराठा बनाकर देता है। देखते ही देखते ढाबे में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। लगता है इस गांव में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल दूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। रॉबर्ट जल्दी से अपने पराठे खत्म करके और शिव प्रसाद को पैसे देकर यहाँ से सीधे शहर के लिए निकलता है और वहाँ से कर्जा लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाता है। आ जाओ, नया रेस्टोरेंट खुला है। बहुत से लोग रॉबर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, पर उनको यहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता और वो लोग खाना खाने के लिए शिव प्रसाद के ढाबे पर जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो शिव प्रसाद के पास जाता है। देखो, मैंने इस गांव में एक नया रेस्टोरेंट खोला है। बधाई हो भाई साहब, तुम्हारे इस ढाबे की वजह से लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं। पर इसमें मेरी क्या गलती है? अपना ये ढाबा बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ढाबा है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। शिव प्रसाद की बातें सुनकर रॉबर्ट गुस्से में यहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। अब इसको कुछ अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। शिव प्रसाद के ढाबे को तोड़ देता है और जेसीबी से उसको पहाड़ी के पीछे फेंक देता है। अब आएगा मजा। जब बांसुरी नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? अब मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। रॉबर्ट बहुत खुश था। उसे लग रहा था
कि ढाबा टूट जाने से अब सभी लोग उसके रेस्टोरेंट में ही खाना खाने आएंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है। अगली सुबह जब शिव प्रसाद ढाबे वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि ढाबा वहाँ पर नहीं है। अरे मेरा ढाबा कहाँ चला गया? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। शिव प्रसाद इधर उधर ढाबे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका ढाबा टूटा हुआ पड़ा है। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है। ये मेरे पूर्वजों की निशानी थी, ये सब कैसे हो गया? दूसरी तरफ श्रीखंड भगवान एक फकीर बाबा का वेश बनाकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। फकीर बाबा की हालत बहुत खराब है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और पैरों में चप्पल भी नहीं है। अरे भिखारी बुड्ढे, यहाँ अंदर कैसे घुस गया तू? निकल जा यहाँ से। बेटा ऐसा मत बोलो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा। अबे बुड्ढे, ये रेस्टोरेंट अमीरों के लिए है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। चल निकल जा यहाँ से। रॉबर्ट फकीर बाबा को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फकीर बाबा पैदल चलते हुए पहाड़ी की तरफ जाते हैं, जहां शिव प्रसाद ढाबे के सामने बैठकर रो रहा है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। बाबा मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा मैं तो एक भूखा साधु हूँ, प्यार से बासी खाना भी खिलाओगे तो वो भी खा लूंगा। मेरा सारा खाना खराब हो चुका है, ये देखिए, खाना बनाने का सामान भी नीचे जमीन पर बिखरा हुआ है। फकीर बाबा देखते हैं कि ढाबे के अंदर का रखा हुआ सारा राशन जमीन पर चारों तरफ बिखरा पड़ा है। बेटा अगर तुम चाहो तो इसे ही बटोर कर इस फकीर का पेट भर सकते हो। ठीक है बाबा। शिव प्रसाद जमीन पर बिखरा हुआ राशन समेटता है। वो फकीर बाबा को खाना खिलाता है, जिससे फकीर बाबा की भूख मिट जाती है। तुमने एक भूखे फकीर को खाना खिलाया है, उसकी भूख मिटाई है। ईश्वर तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा देगा। फकीर बाबा की दुआ पूरी होने पर ढाबे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बन जाता है। ईश्वर तो मुझसे नाराज है बाबा, देखिए ना मेरे ढाबे का क्या हाल हो गया है। शिव प्रसाद पीछे अपने ढाबे की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ढाबा पूरी तरह से इंद्रधनुष से ढक गया है और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है ईश्वर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। पर ये इंद्रधनुष तो कुछ ही समय में गायब हो जाएगा। क्या श्रीखंड भगवान इस जगह से गायब हो गए हैं? नहीं, वो हमेशा से यही हैं और हमेशा यही रहेंगे। अगर श्रीखंड भगवान हमेशा यही रहेंगे तो उनका आशीर्वाद और ये इंद्रधनुष भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर फकीर बाबा यहाँ से जाने लगते हैं। शिव प्रसाद उन्हें जाते हुए देखता है। जब वे शिव प्रसाद की आंखों से ओझल हो जाते हैं तो शिव प्रसाद पीछे मुड़कर देखता है तो इंद्रधनुष अब और भी बड़ा हो गया है और अब उसका ढाबा इंद्रधनुष के ऊपर अच्छे से सज गया है। इंद्रधनुष ढाबे पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बन गई है। शिव प्रसाद उन सीढ़ियों से अपने ढाबे में जाता है और देखता है कि ढाबे की हालत पूरी तरह से बदल गई है। ढाबा अंदर से चमकदार हो गया है। हे श्रीखंड महाराज, आपकी जय हो। जैसे ही लोगों को इस इंद्रधनुष वाले ढाबे के बारे में पता चलता है, रॉबर्ट के सारे ग्राहक उसके रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर इस ढाबे की तरफ चले आते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उसको फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। रॉबर्ट जेसीबी मशीन लेकर ढाबा तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसकी मशीन पहाड़ी पर पहुंचती है, वो फिसलन के कारण पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये क्या हो गया? इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
ग्राहक न आने की वजह से रॉबर्ट का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। रॉबर्ट की हालत देखकर शिव प्रसाद को उस पर दया आ जाती है और वह रॉबर्ट को अपने इंद्रधनुष ढाबे में काम पर रख लेता है। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो भी शिव प्रसाद से माफी मांगता है और मन लगाकर काम करके धीरे धीरे अपना कर्जा उतारने लगता है। इंद्रधनुष ढाबा पूरे श्रीखंड में फेमस हो जाता है। नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। एक गांव में मीना और रीना नाम की 2 बहनें रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीना उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों हमेशा साथ साथ रहती थीं। उनके पिताजी का रीना मीना नाम का ढाबा था। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद रीना और मीना दोनों मिलकर वो ढाबा चलाती थी। मीना, कल सुबह हमें सब्जियों का स्टॉक लेने चलना है, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काका को कह दिया है कि सुबह अपनी वैन तैयार रखें। अच्छी बात है, आओ मिलकर हम पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर इसी तरह ढाबे का हर काम साथ साथ करती थीं। दोनों में आज तक कभी मनमुटाव नहीं हुआ था। दोनों ही बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। अगले दिन सुबह, रीना उठ जाओ, चलो जल्दी हमें निकलना चाहिए। रीना कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, तो मीना रीना को छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रीना को बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या? रीना का तो पूरा शरीर गर्म है, अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया इसे? मुझे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मीना हरिया काका को कहकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और उसे दवाई खिलाकर आराम करने की सलाह देते हैं। मीना भी रीना से कहती है कि उसे बहुत आराम की जरूरत है। पर मीना, अब तू अकेली कैसे जाएगी? ढाबा कैसे संभालेगी? ये मेरी तबीयत को भी अभी खराब होना था। रीना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सबसे पहले अपनी तबीयत की फिक्र करो। मैं अभी हरिया काका के साथ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर ढाबा पहुँचती हूँ, फिर तुम्हें देखने आती हूँ। मीना ने इससे पहले कभी अकेले कुछ नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ा घबराई हुई भी थी। वो हरिया काका के साथ सब्जी मार्केट पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। आइए मैडम, आइए, बताइए कौन कौन सी सब्जियां पैक कर दूं? एकदम ताजी हैं, कौन सी दे दूं? भैया जी, 5 किलो टमाटर और 10 किलो आलू। अरे मैडम, भैया जी ना बनाइए, मैं तो आप ही की उम्र का हूँ। मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है, तो राहुल जी। राहुल और मीना की इसी तरह से बहुत बातें होने लगती हैं। उसके बाद से मीना सारी सब्जियां राहुल से ही खरीदती है और उसे अपने ढाबे की सारी जानकारी दे देती है। हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर चलाते हैं और हम दोनों में आधा आधा पैसा बट जाता है। मेरे पापा नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राहुल मीना की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, मीना, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, पर मुझे तो अभी ढाबे पर जाकर काम करना है ना। आज तो मेरी बहन भी नहीं है, न जाने मैं अकेले सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर तुम्हें अकेले कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ समय भी बिता पाऊंगा। मीना राहुल को भी अपने साथ ढाबे पर ले आती है। ढाबे को देखकर राहुल कहता है, तुम्हारा ढाबा तो बहुत ही अच्छा और बड़ा है, बस एक ही कमी लग रही है कि इसका नाम रीना मीना ढाबा नहीं बल्कि मीना ढाबा होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी मेहनती हो, मेरी तो इच्छा है कि इसका नाम मीना ढाबा हो। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम हम दोनों बहनों की मेहनत से चलता है, इस वजह से इसका नाम रीना मीना ढाबा ही रहेगा। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। अब तुम्हें अपनी बहन की क्या जरूरत है? सोचो,
ये पूरा ढाबा अगर तुम्हारे नाम पर हो जाएगा तो हम कितनी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। रीना की तबीयत कुछ दिन और खराब रहती है। इधर राहुल मीना को धीरे धीरे रीना के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता रहता है कि तुम ये ढाबा अपने नाम करवा लो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताएंगे। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है और फिर ढाबे के पेपर बनवाकर रीना से गलत तरीके से साइन करवा लेती है। रीना की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे पेपर पर साइन कर देती है। इसके बाद मीना ढाबे का नाम रीना मीना ढाबे से मीना ढाबा कर देती है और राहुल के साथ रहने लगती है। अब रीना की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ढाबे पर आती है। वो राहुल को पहली बार देखती है तो राहुल को देखकर ही उसे लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है। मीना, ये सब तुमने क्या कर दिया है? ये हमारा बोर्ड क्यों चेंज कर दिया है? और ये आदमी कौन है? अब ये ढाबा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें पेपर दिखा सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मुझे और मेरे प्यार को शांति से ये ढाबा चलाने दो। रीना समझ जाती है कि इसी ने उसकी बहन के कान भरे हैं। वो उस समय झगड़ा करना सही नहीं समझती। उसे पूरा विश्वास होता है कि ये सब किया धरा राहुल का है, पर अभी मीना की आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना ढाबा के सामने एक छोटी सी गुमटी में रीना ढाबा नाम का अपना काम शुरू करती है। पर जाने माने मीना ढाबा के सामने लोग रीना के ढाबे पर नहीं आते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ढाबा खूब चलने लगे और फिर मैं मीना को सच्चाई बता सकूं और उस राहुल के चंगुल से छुड़ा सकूं। रीना बहुत सोचती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना एक ही थाली में 54 प्रकार के व्यंजन परोसे जाएं, ताकि लोगों को खूब वैरायटी खाने को मिले और एक ही प्लेट में उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ऐसा कुछ अलग करने से उसके ढाबे पर लोगों का आना बढ़ने लगेगा। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस थाली का नाम बाहुबली थाली रखूंगी। अब मेरे ढाबे की बाहुबली थाली पूरे शहर में फेमस होगी। रीना अपना बाहुबली थाली लॉन्च कर देती है। देखते ही देखते उसकी बाहुबली थाली पूरे शहर में फेमस हो जाती है और उसका रीना ढाबा बाहुबली रीना ढाबा के नाम से जाना जाने लगता है। वो बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने ढाबे को बहुत बड़ा बना देती है। उसके सामने अब मीना ढाबा चलना बंद हो जाता है। एक रात को जब वो अपना ढाबा बंद कर रही होती है तो उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अब तो तुम्हारे पास चौवन्नी भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। तुम अपने इस ढाबे को संभालो और ना कुछ हो सके तो यहीं इसी ढाबे में खुद को मार देना। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और किसी भी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक पैसा है तब तक प्यार है। अब मुझे तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं दिखता। ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। राहुल वहां से चला जाता है और तभी रीना उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मीना बहुत रोती है और रीना से माफी मांगती है। रीना मीना को माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें मिलकर दोनों ढाबों को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाती हैं और पूरे शहर में उनका नाम हो जाता है।